एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ ट्रेडमार्क। इसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड वो कवर करेंगे। देन उसके बाद हम ट्रेडमार्क एक्ट 1999 जो इंडियन लेजिस्लेशन बना हुआ है इस पर, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो हम सारे कवर करेंगे। और उसके बाद हम इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू ट्रेडमार्क। इसमें आपके एक एग्रीमेंट आता है और दो प्रोटोकॉल्स आता है जिनके आपको नाम और ईयर याद रखने हैं। सबसे पहले आएगा आपका मैड्रिड प्रोटोकॉल 1891। ये आपको नाम और ईयर याद रखना है, इसमें डिटेल में आपसे कुछ भी नहीं पूछते हैं एग्जाम में। जो सेकंड प्रोटोकॉल आता है आपका वो है मैड्रिड प्रोटोकॉल 1989। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से है कि एक चैप्टर ऐड किया गया था ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। 2010 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, उसके थ्रू ये चैप्टर ऐड किया गया था जिसमें सेक्शन 36A से लेकर के 36D तक के प्रोविजंस ऐड किए गए थे। तो ये पूछा जाता है कि ये कौन से प्रोटोकॉल की वजह से ऐड हुए थे। तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है, मैड्रिड प्रोटोकॉल 1989। देन आपका एक और इसमें प्रोटोकॉल आता है वो है आपका मैड्रिड प्रोटोकॉल 1995। तो ये आपको तीन एग्रीमेंट्स याद रखने हैं जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड। देन अब शुरू करते हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से। इसमें आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है आपके 159। इसका बेसिक पर्पस यही था कि रजिस्ट्रेशन प्रिवेंशन जो हो प्रिवेंट करना, जो फ्रॉडुलेंट यूज़ किया जाता है ट्रेडमार्क को उसको प्रिवेंट करना, और जो ट्रेडमार्क हैं उनके ट्रेडमार्क होल्डर्स होते हैं उनके राइट्स को ये गवर्न करता है। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म है, ये सब कुछ इस एक्ट के अंदर आपके दिया गया है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है डेफिनेशंस में से काफ़ी सारी इसमें डेफिनेशंस हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी केवल 4 ही डेफिनेशंस है जो इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे और फिर पूछते हैं कि ये डेफिनेशन कहाँ पर डिफ़ाइन की गई है। तो आपको ये सेक्शन नंबर याद रखने हैं और क्लोजेज इनके याद रखने हैं। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है आपकी 2 क्लोज जी कलेक्टिव मार्क। ये आपका 2G के अंदर डिफाइन है। आपको सेक्शन नंबर, क्लोज नंबर और ये ध्यान रखना है कि कौन सी डेफिनेशन कहाँ पर है। तो कलेक्टिव मार्क ये बेसिकली आपके ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए दिया जाता है जैसे कि एक ही कंपनी के बहुत सारे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन उसका एक कलेक्टिव मार्क होगा, मतलब कि एक सिंगल मार्क होगा जिससे हम उस कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई एक कंपनी होगी नेस्ले। अब नेस्ले बहुत सारे डिफरेंट मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन उनका एक कलेक्टिव मार्क है नेस्ले, उस पर सब उनके सारे ही प्रोडक्ट्स पे लिखा होगा। तो इस तरीके से जब एक कंपनी काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो एक उसके लिए वो कलेक्टिव मार्क रख देती है जिससे कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे से अलग दिखें। तो वो आपका होता है कलेक्टिव मार्क, जो कि 2 क्लोज जी के अंदर आपका डिफाइन है। देन फिर आपका आता है 2 क्लोज एम जिसमें मार्क डिफाइन है। बस ये आपको सेक्शन नंबर याद रखना है। मार्क कोई भी ब्रांड, हेडिंग और लेबल, नेम, सिग्नेचर कुछ भी ऐसा आपका हो सकता है, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी हो सकता है। देन उसके बाद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपका डिफाइन किया गया है 2 क्लोज डब्ल्यू के अंदर। ये भी आपको सेक्शन नंबर याद रखना है। और जो आपका ट्रेडमार्क है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें, वो आपकी डिफाइन है 2 क्लोज जेड बी के अंदर। तो ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क है जो कि रिप्रेजेंट कर सकता है आपके प्रोडक्ट को ग्राफिकली, और जिससे कि आपके जो गुड्स हैं या फिर जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो दूसरे प्रोडक्ट और सर्विसेज से अलग दिखेगी। तो उसके लिए हम ट्रेडमार्क का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कोई भी गुड्स की शेप आ सकती है, उसकी पैकेजिंग आ सकती है, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी आ सकता है। देन इसमें आपका आता है चैप्टर नंबर 2 जो बात करता है रजिस्ट्रार एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क की। इसमें आपको सेक्शन नंबर 3 याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट ही सेक्शन पूछा जाता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो आपको याद रखना है सेक्शन 3। इसमें सेकंड यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो रजिस्ट्रार हैं इनको अपॉइंट कौन करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क को, या फिर जो भी अदर ऑफिसर्स हैं जैसे कि डिप्टी या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गए, असिस्ट करने के लिए जो रजिस्ट्रार अपॉइंट हुआ है उनको कौन अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 3 याद रखना है। देन इसके बाद सेक्शन 3 के बाद इसमें आपका अदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 7। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो रजिस्ट्रार होगा उसका ये काम होगा कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग उसमें क्लासीफाई करेगा। क्लासिफिकेशन जो होती है वो इंटरनेशनल जो क्लासिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग की जाएगी, और हर क्लास को एक सेपरेट ट्रीट किया जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 7 जिसमें बात की गई है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की।
द नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब कुछ इसमें ऐसे ग्राउंड्स मेंशन हैं जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर अगर आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने चाहते हैं तो उसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है। तो ये ग्राउंड्स डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं आपसे, और सेक्शन नंबर भी आपसे पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल कौन से सेक्शन में मेंशन है। तो आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना है, सेक्शन नंबर 9, और साथ में जो इसमें ग्राउंड्स मेंशन है वो भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर कोई ऐसा अपने ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जो कि किसी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज में आपके गुड्स को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा है, वो कैपेबल ही नहीं है, या फिर ऐसा ट्रेडमार्क है जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका प्रोडक्ट है सिर्फ उसके डिस्क्रिप्शन से ही रिलेटेड है, कुछ भी अलग उसमें नहीं है, तो वो भी आप नहीं करवा सकते। या फिर कोई ऐसा ट्रेडमार्क जो कॉमनली यूज़ किया जाता है, या फिर कोई भी कस्टमरी करंट लैंग्वेज के अंदर है, या फिर इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस को लेकर के है, या फिर कोई ऐसा ट्रेडमार्क जो कि डिसीव या फिर कंफ्यूज कर सकता है पब्लिक को, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं उनको वो हर्ट कर सकता है, जिसके अंदर कोई भी ऐसा ऑब्सीन मैटर है वो भी रजिस्टर नहीं किया जा सकता, या फिर कोई भी प्रोहिबिटेड उसमें अपने एम्बलम्स या फिर नेम्स का यूज़ किया है। तो ये सारी कुछ कंडीशंस मेंशन है, ये आप एक बार पढ़ लेना, और ये याद रखना कि ये सेक्शन नंबर 9 के अंदर मेंशन है। बहुत ही बेसिक से ग्राउंड्स मेंशन है जो आप ऐसे भी याद कर लेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आपका सेक्शन नंबर 10, लिमिटेशन एज टू कलर। ये भी आपको सेक्शन नंबर ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछते हैं ये वाला सेक्शन भी। इसमें कुछ कलर्स को लेकर के लिमिटेशंस बताई हुई हैं कि उन कलर्स को आप इस तरीके से अपने ट्रेडमार्क में यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी आपका ट्रेडमार्क है वो इसमें मेंशन है कि अगर आप कोई ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर कराने गए हैं तो उसमें आपने कोई कलर यूज़ किया है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराने गए हैं तो आप वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि जो मैंने ये कलर यूज़ किया है वो ये कलर दूसरा कोई ट्रेडमार्क इसी सेम प्रोडक्ट के लिए यूज़ ना कर पाए। तो इस तरीके की लिमिटेशंस यहाँ पर मेंशन है। तो वो इसमें नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो लिमिटेशन कलर को लेकर के लगाई जाती है, ये आप कंप्लीट कलर को लेकर के लगा सकते हैं या फिर पार्टली भी लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रजिस्टर्ड कराया जाता है लिमिटेशन के साथ वो होली भी हो सकता है और पार्टली भी हो सकता है टू एनी कलर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 10 के अंदर लिमिटेशन एज टू कलर मेंशन है। देन आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आपका रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आपका एक सेक्शन नंबर 9 आया था जहाँ पे कुछ एब्सोल्यूट ग्राउंड्स दिए गए थे रिफ्यूज़ल के लिए। इसी तरीके से आपके सेक्शन 11 में भी कुछ ग्राउंड्स मेंशन हैं जो कि रिलेटिव ग्राउंड्स हैं रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो कि कुछ ऐसे ट्रेडमार्क को आप रजिस्टर कराने गए हैं जो ऑलरेडी किसी दूसरे ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल है या फिर सिमिलर है, तो इस तरीके के ट्रेडमार्क भी आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। इसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसके माइंड में कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन से एक्चुअली में ये ब्रांड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी इस तरीके के जो कि आइडेंटिकल या फिर सिमिलर हैं पुराने किसी ट्रेडमार्क से रिलेटेड, वो भी रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। या फिर किसी वेल नोन ट्रेडमार्क से रिलेटेड हो गए, अगर वो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज से भी रिलेटेड है तब भी आप उसको रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो इसमें आपको सेक्शन नंबर 11 ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 11 में आपके मेंशन है रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है कि कभी कभी जो रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल हैं उनके होते हुए भी कुछ अगर ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ है उस प्रोडक्ट का, या फिर अदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर कुछ कंडीशंस और लिमिटेशंस के बाद उस को जो ट्रेडमार्क साइन है उसको अलाउ कर दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका एक एक्सेप्शन भी आता है, ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ और अदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। देन आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 12, जिसके अंदर मेंशन है रजिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़। जो एक्सेप्शन है हमारे सेक्शन नंबर 11 का वो डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन नंबर 12 के अंदर कि ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज़ या फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर जो आपका ट्रेडमार्क है वो अगर वो सिमिलर भी है ना किसी पुराने ट्रेडमार्क से रिलेटेड, तब भी उसको रजिस्टर कराया जा सकता है। देन आपका सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 14, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें ये मेंशन है कि जो लिविंग पर्सन्स और जो रिसेंटली डिकीज़्ड हुए हैं उनके नाम को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर कोई लिविंग पर्सन है तो हमें उसकी रिटर्न कंसेंट चाहिएगी, तभी उसके नाम को आप ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर तो उसके खुद की कंसेंट। और अगर उसकी डेथ हो गई है और अभी जो डेथ हुई है उसको 20 साल भी नहीं हुए हैं, अगर 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं डेथ हुए हुए तो आप यूज़ कर सकते हैं उस पर्सन के नाम को एसा ट्रेडमार्क। बट अगर अभी 20 साल नहीं हुए हैं उस पर्सन की डेथ को हुए तो आपको उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप अपने उसके नाम को एक ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर करवा सकते हैं।
देन इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर प्रोसीजर और ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। इसमें आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 18, जो बात करता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पर अगर किसी भी पर्सन को कोई भी क्लेम करता है और ट्रेडमार्क का ओनर, तो उसको अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। और वो जो एप्लीकेशन वो फाइल करेगा वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी। जो भी वो गुड्स या फिर सर्विसेज जिसके लिए वो ट्रेडमार्क चाहता है उसकी डिटेल्स होंगी, और उसके साथ फ़ीस वगैरह लगा करके रजिस्ट्रार को वो एप्लीकेशन दे देगा। देन रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को एब्सोल्युटली भी एक्सेप्ट कर सकता है, कंडीशनली भी कर सकता है, कुछ कंडीशंस के बाद भी, और उसको वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। तो आपको इसमें सेक्शन नंबर 18 की हेडिंग याद रखनी है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। देन सेक्शन नंबर 19 में मेंशन है कि अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गई है, रजिस्ट्रार ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, तब भी रजिस्ट्रार के पास एक राइट है कि वो उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर आ जाता है या फिर कोई एप्लीकेशन इस तरीके की एक्सेप्ट हो जाती है जिसको एक्सेप्ट नहीं करना था, तो इन कंडीशंस के अंदर एक एप्लीकेंट को चांस दिया जाएगा, चांस टू बी हर्ड। और फिर अगर उसके बाद भी वो अपने केस को डिफेंड नहीं कर पाता है, तो उसकी जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। देन इसमें आपका सेक्शन नंबर 21 मेंशन है, अपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें आपसे सेक्शन नंबर नहीं पूछते हैं, लेकिन ये जो इसके अंदर टाइम पीरियड मेंशन है 4 मंथ्स का, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि कोई भी पर्सन एप्लीकेशन फॉर अपोजिशन फाइल कर सकता है ट्रेडमार्क के जो भी रजिस्टर हुआ है उसके अगेंस्ट। तो जब भी एक ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसका एक एडवर्टीज़मेंट किया जाएगा। तो उस एडवर्टीज़मेंट के 4 मंथ्स के अंदर अंदर कोई भी पर्सन अगर अपोज करना चाहता है तो वह एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रजिस्ट्रार के पास। तो ये आपका सेक्शन नंबर 21 में मेंशन है। इसमें आपको ये 4 मंथ का टाइम पीरियड याद रखना है। देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 23, रजिस्ट्रेशन। अब इसमें ये आता है कि अगर आपके ट्रेडमार्क के अगेंस्ट कोई भी रजिस्ट्रेशन या अपोजिशन कोई भी नहीं फाइल किया जाता है, या फिर अपोजिशन किसी ने फ़ाइल किया बट स्टिल वो जो एप्लीकेंट था उसके फेवर में ये केस आया, ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आपका जो रजिस्टर्ड है, जो ट्रेडमार्क है, उसे फाइनली रजिस्टर्ड मान लिया जाता है और आपको एक सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। और ये जो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये आपका 18 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर भी ये टाइम पीरियड पूछते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ट्रेडमार्क से रिलेटेड, वो कितने टाइम पीरियड में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो टाइम पीरियड आपका 18 मंथ्स, जो कि मेंशन है आपके सेक्शन नंबर 23 के अंदर। देन इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 25, जिसके अंदर ड्यूरेशन, रिन्यूअल और रिमूवल ऑफ रिस्टोरेशन की बात की गई है। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो 10 सालों के लिए वैलिड रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 10 साल के बाद आपको वो रिन्यू कराना पड़ता है, उसकी एक फ़ीस भी जाती है और फिर वो 1 साल के लिए फिर से रिस्टोर हो जाएगा। दैन उसके बाद आपको दोबारा से रिन्यू कराना पड़ेगा। तो टोटल जो ड्यूरेशन है आपको स्टार्टिंग में 10 साल के लिए दिया जाता है। दैन उसके बाद आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है अपने ट्रेडमार्क को। तो ये मेंशन है आपका सेक्शन नंबर 25 के अंदर। तो जो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें आपकी थोड़ी टाइम पीरियड दे रखे हैं कि कितने टाइम में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, या पोजीशन का टाइम या फिर ड्यूरेशन, यहाँ से सेक्शन नंबर्स आपके नहीं पूछते हैं, बट इसमें जो टाइम पीरियड्स ही मेंशन है यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें आपके एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल और लिमिटेशन एज टू कलर, रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल, ये सब दिया हुआ है, वहाँ से आपके डायरेक्ट सेक्शन नंबर पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 2 में आपको सेक्शन नंबर याद रखने हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उसमें आपको ये जो टाइम पीरियड मेंशन है ये ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर इतने इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर नहीं पूछते हैं, यहाँ से ये पूछते हैं कि जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं उनके अगेंस्ट कोई भी इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल नहीं किया जा सकता। तो अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और अगर उसका किसी ने इन्फ्रिंजमेंट किया है तो ही आप केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल नहीं कर सकते। और इसका केवल एक ही एक्सेप्शन है, वो है पासिंग ऑफ, कि अगर पासिंग ऑफ का केस है तब आप इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल कर सकते हैं, इवन अगर आपका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो पासिंग ऑफ का मतलब होता है कि किसी दूसरे पर्सन ने आपके जैसा ही सिमिलर ट्रेडमार्क यूज़ कर लिया और उसका जो इंटेंशन था उसके बिहाइंड ये था कि वो अपने प्रोडक्ट को आप ही का प्रोडक्ट शो कर सके। तो उसका इंटेंशन सही नहीं था, उसने जानबूझ के इस तरीक़े का ट्रेडमार्क यूज़ किया जिससे कि वो आप अपनी एक जो ब्रांड इमेज है वो इस तरीके की बना सके कि ये जो है, ये जो प्रोडक्ट है ये आप ही ने बनाया है, जिसका भी इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। तो उस केस में अगर इस तरीके का केस है तो इवन अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी नहीं था तो भी आप पासिंग ऑफ के बेसिस पर केस फाइल कर सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन नंबर 27 में मेंशन है। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि
कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पासिंग ऑफ। तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखनी है यहाँ पे। फिर आपका चैप्टर नंबर 4A जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो चैप्टर नंबर 4A है आपका प्रोविज़न 36A से लेकर के 36G तक, एक तो ये पूछते हैं कौन से अमेंडमेंट से आया था, तो आपको अमेंडमेंट का ईयर याद रखना है, 2010 का अमेंडमेंट था वो। और दूसरा कौन से इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये इंक्लूड किया गया था, तो वो है आपके मैड्रिड प्रोटोकॉल 1989। तो चैप्टर नंबर 4 से बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। देन आपके सिलेबस में रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क तो हमने पढ़ लिया है जो कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर है। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क। तो कभी कभी काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क भी आपसे पूछ लेते हैं, इसमें कुछ नाम दे देंगे ट्रेडमार्क के और उसमें पूछ लेते हैं कि ये ट्रेडमार्क इससे रिलेटेड हो सकता है या नहीं। तो ये कुछ काइंड्स हैं, एक बार आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट मार्क्स हो सकते हैं, नाइकी फॉर फुटवेयर इसका एग्जांपल है। सर्विसेज मार्क्स हो सकते हैं जैसे कि एयरटेल हो गया। कलेक्टिव मार्क्स हो सकते हैं और सर्टिफिकेशन मार्क हो सकते हैं जैसे ISI का दिया जाता है सेफ्टी के लिए। और एक आपके शेप से रिलेटेड भी मार्क्स हो सकते हैं। तो एक बार यहाँ से क्वेश्चन बना था कि जो स्क्वायर शेप है वो क्या किसी टायर के लिए ट्रेडमार्क हो सकती है, तो इसका आंसर है बिल्कुल हो सकती है कि आप अपने कोई आपने प्रोडक्ट बनाया जो कि टायर से रिलेटेड था और उसके लिए आप स्क्वायर शेप को ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है। देन साउंड से रिलेटेड भी ट्रेडमार्क हो सकते हैं जैसे कि नोकिया की ट्यून, स्लोगन्स भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं। और इसके बाद कुछ इन्वेंटिव ट्रेडमार्क्स भी हो सकते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि झुमरी तलैया को क्या आप पेन के लिए ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, तो इसका आंसर भी यस है कि झुमरी तलैया फॉर पेन्स एक इन्वेंटिव ट्रेडमार्क के अंदर आता है। तो काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क के अंदर आपके बस यही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद आता है आपका इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ, कि अगर आपके ट्रेडमार्क को, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को किसी ने इन्फ्रिंजमेंट कर दिया है तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ प्रोवाइडेड हैं आपके ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर। तो इन्फ्रिंजमेंट का मतलब यही है कि आपके ट्रेडमार्क को आपके बिना अथॉरिटी के किसी ने यूज़ कर लिया है सिमिलरली, जिससे कि लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन हो, तो उसको ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। इसके लिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से है कि इसकी फ़ाइन्स और पेनल्टीज़ आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर किसी ने पहली बार ये ऑफेंस किया है तो उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो मिनिमम 6 मंथ है और जो कि मैक्सिमम 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकती है। और इसका फ़ाइन भी आपको ध्यान रखना है जो कि 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का हो सकता है। देन अगर दोबारा से सब्सिक्वेंटली ये ऑफेंस कोई करता है सेकेंड टाइम, तो उसके लिए मिनिमम पनिशमेंट आपकी 1 साल की हो जाएगी जो कि मैक्सिमम सेम ही है 3 साल की। और फ़ाइन आपका मिनिमम 1 लाख का हो जाता है और जो एक्सटेंड है मतलब जो मैक्सिमम है वो 2 लाख ही रहता है। तो मिनिमम थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, मैक्सिमम दोनों में सेम ही है। तो आपको ये इम्प्रिजनमेंट और फाइन ये ध्यान रखना है इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। देन आपको ध्यान रखना है कि जुरिस्डिक्शन किसके पास होगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होता है इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं ट्रेडमार्क के उसमें। और इसमें एक लिमिटेशन पीरियड भी आपका पूछा जाता है कि लिमिटेशन कितने टाइम में, इन्फ्रिंजमेंट होने के कितने टाइम में केस फाइल किया जा सकता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। उसका टाइम पीरियड है 3 ईयर्स, तो ये टाइम भी आपसे पूछ लिया जाता है। देन फिर इसमें आपसे एक पासिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट भी पूछ लेते हैं। पासिंग ऑफ बेसिकली अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि किस बेसिस पर पासिंग ऑफ का सूट फाइल किया जा सकता है इवन अगेंस्ट दी अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो इसमें आपको ये क्लासिकल ट्राइनिटी ध्यान रखनी है। वो है कि इसमें है सबसे पहले आता है रेपुटेशन इन द मार्क, सेकंड आता है इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द डिफेंडेंट और थर्ड इसमें आता है डैमेज टू द प्लेंटिफ गुडविल। और अगर ये तीनों में से कोई भी अगर केस ऐसा आता है कि जिसने आपके जैसा किसी ने ब्रांड नेम का यूज़ किया और उसकी वजह से अगर आपके जो अपनी ट्रेडमार्क है उसकी रेपुटेशन बेकार होती है, या फिर उसने मिसरिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है आपके अगेंस्ट, या फिर आपकी गुडविल को डैमेज हुआ है, तो आप केस फाइल कर सकते हैं इवन अगर आपका जो ट्रेडमार्क है वो अनरजिस्टर्ड भी है ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ। तो यही इसमें मेंशन है कि कोई भी स्टैट्यूटरी रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है अनरजिस्टर्ड मार्क्स के अगेंस्ट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पासिंग ऑफ। तो आपको ये ध्यान रखना है इस वाले कॉन्सेप्ट में। ये जो 3 पॉइंट्स है क्लासिकल ट्राइनिटी, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देन आपका इसमें लास्ट टॉपिक जो आता है वो है रेमेडीज़ से रिलेटेड। अब रेमेडीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस आप एक बार ये गो थ्रू कर सकते हैं कि कौन कौन सी रेमेडीज़ मेंशन है इसके अंदर कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क को रिलेटेड। तो एक है आपका, आप इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हैं, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, आप उसके जो प्रोडक्ट है जिसने भी ये किया है उसके जो गुड्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रक्ट करा सकते हैं, सीज़ करवा सकते हैं।
एंटन पिलर ऑर्डर पास किए जा सकते हैं आपके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट जिसने भी इन्फ्रिंजमेंट किया होगा। मरेवा इंजंक्शन भी हो सकता है, और क्रिमिनल रेमेडीज़ जैसे हमने अभी पढ़ा ही था, इम्प्रीजनमेंट और फाइन भी इसके अंदर मेंशन है। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क, इन्फ्रिंजमेंट और रेमेडीज़, वो सब हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब लास्ट इसमें बचता है कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज ट्रेडमार्क से रिलेटेड। तो इसमें आपके टोटल 4 केसेस आते हैं। सबसे पहला है इसमें मैक्लॉड फार्मास्यूटिकल केस। तो इसमें किसी ने, जो मैक्लॉड था, वो उसने कोई सिमिलर, उसके जैसे सिमिलर नेम का किसी और ने भी कोई मेडिसिन निकाल दी थी, तो इसकी वजह से इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल कर दिया था। तो ये केस ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि इन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड कौन सा केस है, तो आपको ये केस का नाम ध्यान रखना है। देन इसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट केस आता है रिकेट एंड कॉलमन वर्सेस बॉर्डन केस, जिसको शॉर्ट में जिफ लेमन केस के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक पासिंग ऑफ से रिलेटेड है, और इसमें वही आपकी क्लासिकल ट्राइनिटी को अप्लाई किया गया था कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अगेंस्ट पासिंग ऑफ में क्या क्या देखा जाता है। तो वही आपको ध्यान रखना है, रेपुटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन और डैमेज। तो क्लासिकल ट्राइनिटी से रिलेटेड अगर कोई इसका नाम पूछा जाए तो आपको ये नाम ध्यान रखना है, रिकेट एंड कॉलमन वर्सेस बॉर्डन। देन थर्ड इंपॉर्टेंट केस आता है आपका पेप्सिको वर्सेस कोका कोला। इसमें स्लोगन से रिलेटेड है। तो इसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो स्लोगन है उसको भी ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्योंकि स्लोगन से भी एक ब्रांड की अलग डिस्टिंग्विश आइडेंटिटी बनती है। तो अगर स्लोगन से रिलेटेड ट्रेडमार्क का वाला केस आए तो आपको ये केस का नाम ध्यान रखना है, पेप्सिको वर्सेस कोका कोला। और जो इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट केस आता है वो है आपका ताज होटल्स वर्सेस रजान मंडल। इसमें जो ताज है उसका अनऑथोराइज्ड यूज़ किया गया था। तो यहाँ पर यही था कि जो ताज है वो एक वेल नोन ब्रांड ट्रेडमार्क है, और उसका आप मिसयूज़, उसके नाम का आप मिसयूज़ नहीं कर सकते अपने ब्रांड में यूज़ करके। तो यहाँ पर कोर्ट ने ताज होटल्स के फेवर में रूलिंग दी थी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था वेल नोन ट्रेडमार्क को। तो इस केस का भी आपको नाम ध्यान रखना है, ताज होटल्स वर्सेस रजान मंडल। तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था वो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट आपके प्रोविजंस हैं या फिर जो भी आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। आज की